गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 की जो बायो की लेक्चर सीरीज है उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। आज बेसिकली हम एक एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, कल हमने डिस्कस किया था जो हमारा सेल है, तो सेल के हमने एक पोर्शन को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो देखिए, एक बार आपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया था। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आपकी, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके बारे में मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए, किस तरह से लिपिड्स की फॉर्म में बनी होती है, प्रोटीन्स के फॉर्म में, एक तरह से सैंडविच की फॉर्म में इस तरह से बनी होती है, जिसमें बाई लेयर ऑफ लिपिड्स होती हैं और बीच में क्या होते हैं, प्रोटीन्स की लेयर इस तरह से होती है। ये कल हम सब डिस्कस कर चुके हैं, तो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। नोट्स अगर आपको बनाने हैं, आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलिए। जो भी ये स्लाइड्स मैं शो कर रहा हूँ, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर क्या है, नोट्स बनाते जाइए रेगुलर, क्योंकि जैसे ही आपकी कोचिंग ओपन होगी तो मे भी आपके नोट्स वगैरह चाक हो सकते हैं। तो आप नोट्स वगैरह रेगुलर बनाते रहिए। देखिए, आगे चलते हैं हम। तो देखिए यार, आज जो बेसिकली है, अच्छा ये देखिए, आपने कल हमने सेल के बारे में मैंने कंप्लीट बता दिया था। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर चुका था कल। और ऑस्मोसिस प्रोसेस, एंडो ऑस्मोसिस, ये मैंने आपको बताया था कि एंडो की जगह एक्सो कर लेना। आपको नोट्स में ध्यान रखना है, आपने जो जब नोट्स प्रिपेयर करें तो सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है, एक्सो है, ये आपको ध्यान रखना है। एंडो एक्सो बता चुका था मैं, सॉल्यूशंस के बारे में बता चुका था, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। और सेल वॉल जो किसमें मिलती है, प्लांट्स में, एनिमल्स में नहीं मिलती, ये भी मैं कल बता चुका था। अब बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं जो सेल का सेकंड पार्ट है, वो है न्यूक्लियस। एक बार मैं डायग्राम आपको वापस दिखाता हूँ, ये देखिए आप। तो देखिए, बेसिकली हमने तीन, मैंने बताया आपको, हम सेल के बेसिकली तीन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो तीन आपके पोर्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो था हमारा था, हमने जो अभी डिस्कस किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। आप देख पा रहे होंगे, ये रहा न्यूक्लियस आपका, यहाँ पर न्यूक्लियस दिख रहा होगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो आउटर लेयर थी, इसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा न्यूक्लियस उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है। ठीक है, अच्छा ये बाकी पॉइंट्स भी मैं एक एक बार आपको सारे पॉइंट्स क्लियर आउट कर दूंगा, लेकिन बेसिक आपको ये तीन पॉइंट्स ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन तीन पॉइंट्स के बारे में हम पहले ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सेकंड जो पोर्शन है वो क्या है, हमारा न्यूक्लियस। तो देखिए, न्यूक्लियस जो होता है आपके सेंटर में आपको मिलेगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए आप यहाँ न्यूक्लियस दिख रहा पा रहे हैं आपको, बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस है आपके। तो जो न्यूक्लियस होता है, देखिए अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक ये लेयर दिखेंगे आपको, देखिए आप ये लेयर देख रहे होंगे। अच्छा ये देखिए, लेयर क्या होती है, कंप्लीट नहीं होती। आपको देखिए बीच में इसमें गैप दिखेगा आपको लेयर में। ठीक है, आप बीच में गैप देख पा रहे होंगे। मैं आपको कलर चेंज करके शो करता हूँ। ये देखिए आप, ये यहाँ ये देखिए गैप दिख रहा होगा आपको, ये देखिए यहाँ थोड़ा सा गैप है, यहाँ थोड़ा सा गैप है। ठीक है, तो ये गैप देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से लेयरिंग बनी होती है ये न्यूक्लियस की। ठीक है, अब ये क्या क्या होता है मैं आपको एक बार इनका रफली आइडिया दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम डिटेल में इनको देखते हैं। तो देखिए, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, देख पा रहे हैं यहाँ पे थ्रेड्स बने हुए हैं, बहुत सारे थ्रेड्स बने हुए हैं इस तरह से जिगजैग फॉर्म में। तो इन थ्रेड्स को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। ठीक है, बायो है, बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, आपको सारे वर्ड्स ध्यान रखने हैं पॉइंट टू पॉइंट, और लिंक करते हुए पढ़ना है। एक्चुअल में क्या है कि बायो में लोगों को प्रॉब्लम इसलिए आती है कि वो लिंक करके नहीं पढ़ते। आपको क्या करना है कि लिंक करके पढ़ना है। कहने का मतलब, आपने सेल पढ़ा, सेल के बाद आपने सेल के तीन पोर्शन डिवाइड कर दिया, अब एक पोर्शन को कंप्लीट पढ़ा, उसके अंदर डिटेलिंग क्या है। ठीक है, अलग अलग अगर आप पढ़ेंगे ना तो अलग अलग में कंफ्यूजन होता है। तो एक पोर्शन को पकड़ के चलिए और उस एक पोर्शन को पढ़ते चलिए। ठीक है, तो फर्स्ट जो उसका आ गया वो आपका हो गया क्रोमेटिन। आगे देखिए आप, न्यूक्लियर पोर। पोर्स मतलब बताया मैंने आपको, छोटे छोटे होल्स होते हैं। पोर का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो देखिए आप, ये पोर्स दिख रहे होंगे आपको, देखिए यहाँ पोर बना हुआ है, ये यहाँ पे आपको पोर दिखेगा, ये देखिए यहाँ पोर बना हुआ है, ये यहाँ पोर बना हुआ है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। ये पोर्स क्यों होते हैं, बेसिकली इन एंड आउट के लिए। जो भी आपके मटेरियल्स हैं, जो भी आप मतलब एक्सचेंज करेंगे फूड्स वगैरह या वाटर वगैरह, तो उस एक्सचेंज के लिए क्या होता है, ये पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर में पोर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये जो लेयर दिख रही है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, एक लेयर। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, लेयर। अच्छा, ये न्यूक्लियस के ऊपर है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आगे चलते हैं, न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर जो न्यूक्लियस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसी के अंदर एक और देखिए आप, न्यूक्लियस दिया हुआ होगा आपको, ये दिया हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये प्रोसेस दिया हुआ है आपको बीच में। क्या होता है क्या नहीं होता है, डिटेल में देखेंगे हम। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस आपको दिख गया होगा। इसी के अलावा आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के पास में और एक और चीज़ देख रहे होंगे आपको, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म आप देख पा रहे होंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसका दूसरा नाम भी ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। अच्छा, ये क्या होते हैं क्या नहीं होते, इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस का डायग्राम आपको समझ में आ गया हो। आगे देखिए, हम आगे चलते हैं। सॉरी, जस्ट अ मिनट। ओके, देखिए आप,
अच्छा, न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल विच डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑल इट्स सेलुलर एक्टिविटीज। मैंने आपको बताया न्यूक्लियस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके हर सेल के अंदर। न्यूक्लियस क्या एक तरीके से आपका सेंटर पॉइंट है जो सारे फंक्शन को करेगा। जिसमें एग्जांपल, आपकी बॉडी के अंदर अगर ब्रेन ना हो ना तो कोई काम नहीं कर सकते आप। क्यों? आपकी बॉडी का जो ब्रेन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में आपको सारे इंडिकेशन देता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, सारे इंडिकेशन देगा आपको। तो सिमिलरली न्यूक्लियस के लिए जो सेल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉरी, सेल के लिए जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या? न्यूक्लियस जो होता है सेल का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो सारे सर्कुलर एक्टिविटीज को क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल विच डायरेक्ट एंड कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटीज। तो आपके जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज को डायरेक्ट करेगा या कंट्रोल करेगा वो कौन होगा? आपका न्यूक्लियस। सेल का न्यूक्लियस, हर सेल के अंदर इंडिविजुअल न्यूक्लियस होता है। अच्छा, इट इज कॉल्ड हेडक्वार्टर ऑफ सेल, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हेडक्वार्टर ऑफ सेल। जैसे कि आप देखिए पुलिस स्टेशन होते हैं, तो पुलिस स्टेशन का पर्टिकुलर एक हेडक्वार्टर होता है जहाँ से इन्फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, जहाँ से ऑर्डर्स दिए जाते हैं। तो सिमिलरली न्यूक्लियस भी क्या होता है करेगा, सेल का हेडक्वार्टर होता है, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है और वहीं से सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आगे देखिए, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। तो बेसिकली सेल को सेल के न्यूक्लियस को जो डिस्कवर किया था, किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1831 के अंदर। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1831 के अंदर। आगे देखिए, इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, अभी बताया मैंने आपको पहले। ठीक है, यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स सेल्स, यू मतलब कॉम्प्लेक्स सेल। आपने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में डिस्कस किया है पहले। तो यूकैरियोटिक का मतलब क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेल। तो यूकैरियोटिक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। आपको मैंने वहां बताया था कि यूकैरियोटिक में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, जबकि प्रोकैरियोटिक यानी जो प्राइमरी होंगे उसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, ये आपको पहले पहले बता चुका हूं मैं उन दोनों में डिफरेंस, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के डिफरेंस आपको ध्यान रखने हैं। तो यूकैरियोटिक के अंदर क्या है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वाइल इन प्रोकैरियोटिक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होगा? एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, एब्सेंट होगा। अच्छा देखिए, इसका मतलब क्या है? तो कहने का मतलब क्या है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगे, ठीक है, यूकैरियोटिक जो सेल होंगे उनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मतलब परफेक्टली न्यूक्लियस होगा। जो भी सेल होगा उसका परफेक्टली न्यूक्लियस होगा, सारी चीजें होंगी, सारे इंडिकेशन देगा, वो सब काम परफॉर्म करेगा। जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है कि बेसिकली एक सिंगल सेल ही होता है, तो उस सिंगल सेल के अंदर ही क्या होगा? एक ही न्यूक्लियस होगा, तो वो एक न्यूक्लियस कितने काम करेगा? ठीक है, इसलिए वेल डिफाइंड नहीं बोलते उसको, यहाँ हम बोल सकते हैं क्या कि वो एब्सेंट होता है। क्या बोलते हैं? एब्सेंट। ठीक है, प्रोकैरियोटिक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक है, जबकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। किसमें? यूकैरियोटिक में। क्योंकि यूकैरियोटिक क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो फंक्शंस भी बहुत ज्यादा होंगे, और फंक्शन ज्यादा होंगे तो उसके लिए आपको परफेक्टली न्यूक्लियस चाहिए, ताकि वो आपको परफेक्ट आपके सेल को इंडिकेट कर सके। जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? सिंगल सेल होगा, या एक या दो सेल हो सकते हैं। ठीक है, तो उन सेलों को परफेक्टली इतना इंडिकेशन की रिक्वायर्ड नहीं होती, इसलिए इसमें क्या होता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में एक वेल डिफाइंड क्या होगा? प्रेजेंट होगा। आगे बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कंटेन्स अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा, मतलब प्रिमिटिव बताया मैंने आपको, प्राइमरी बहुत इनिशियल लेवल का न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड नहीं होता, वेल डिफाइंड नहीं होता, होता है लेकिन नॉर्मल होता है बस, प्रिमिटिव, या फिर आप बोल सकते हैं प्राइमरी लेवल का, बहुत छोटे लेवल का। आगे देखिए, इट हैज डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है? एक लेयरिंग होती है। देखिए हमने देखा था ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ हमने मार्क किया था। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है? डबल लेयर होती है। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए आप डबल लेयर देख पा रहे होंगे, ये देखिए आप, एक अंदर की तरफ लेयर है और एक ही बाहर की तरफ लेयर है। ठीक है, दिख पा रही होगी आपको, ये देखिए आप, यहाँ पर दो लेयर्स हैं, देख रहे हैं आप, एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है। ठीक है, तो डबल लेयरिंग होगी। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, क्या होगी? डबल लेयर होगी ये। ठीक है, आगे देखिए, इट हैज डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक डबल लेयर होती है जो कवर करके रखती है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आगे देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स। अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हम कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं। तो देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। अच्छा, ये दो बार मटेरियल आ गया, तो इसको एक बार आप कर लीजिएगा नोट्स में। आगे देखिए, तो देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर्स होते हैं, मैंने बताया आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पोर है, एक पोर आपको यहाँ दिख रहा है, सिमिलरली एक पोर यहाँ ऊपर की तरफ दिख रहा है, और सिमिलरली एक पोर यहाँ ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो पोर्स होता है, मैंने आपको बताया पहले भी कि मटेरियल्स के इन एंड आउट के लिए, मटेरियल्स के इन एंड आउट के लिए क्या करते हैं? ये पोर्स अवेलेबल होते हैं। पोर्स मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनके थ्रू क्या करता है? मटेरियल्स इन एंड आउट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये क्लियर हुआ आपको कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर होती है जो सेल को कवर करके रखती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है? पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं? मटेरियल के इन एंड आउट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, बिसाइड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस आल्सो कंटेन्स न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा भी इसमें एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, एंड क्रोमेटिन। अभी हमने देखा है, ये रहा न्यूक्लियस आपका। ठीक है, और क्या होता है? क्रोमेटिन। ठीक है, ये आपको न्यूक्लियस यहाँ पर दिख रहा है और ऊपर क्रोमेटिन मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, जिगजैग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं।
एंड द सब्सटेंस फिल्ड इनसाइड द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोसाइड्स और क्राइपोलाइम। ठीक है, ये आपको नाम दिए हुए हैं क्राइपोलाइम, ठीक है, क्रायोलाइम। ठीक है, अच्छा लाइम्फ आपको अगर ध्यान हो, अच्छा आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा लेकिन अगर आपने जूनियर क्लास में पढ़ा तो लाइम्फ आपके ब्लड में भी मिलता है। क्या होता है आपके ब्लड में मिलता है, ब्लड में लाइम्फ एक मटेरियल होता है जो ब्लड में मिलता है हमारे, ठीक है, येलोइश कलर का। ठीक है, तो ये लाइम्फ होता है जो ब्लड में मिलता है। तो सिमिलरली क्रायोलाइम, ठीक है, क्रायोलाइम होता है एक फ्लूइड, किस में होता है, न्यूक्लियस के अंदर। किस में होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा जो मटेरियल बनते हैं वो क्या बचते हैं, क्रोमोटिन बचता है आपका, न्यूक्लियस बचता है, एक आपका बचता है इसके अंदर जो मटेरियल फील्ड होता है जिसको हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, क्रायोलाइम। क्या बोलते हैं, क्रायोलाइम। ठीक है, तो देखिए इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रोमेटिन बेसिकली क्या होता है, क्रोमेटिन बेसिकली क्या होता है, क्रोमोसोम्स। क्या होंगे, क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स तो आपको पता होंगे, जूनियर क्लास में पढ़ा होगा आपने, नहीं भी पता तो अभी हम देख लेते हैं, देखिए क्या होते हैं। तो क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन, ठीक है, दोनों सेम नाम है, एक ही नाम है, लेकिन आपको दोनों ध्यान रखना है, कोई कभी कभार एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। तो क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन, क्या, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोजीन, सॉरी क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिन। ठीक है, तो क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए। कहने का मतलब क्या है, ये जो क्रोमेटिन होता है इनमें क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए, विच स्टोर्स एंड ट्रांसमिट हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फॉर द सेल टू फंक्शन, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। तो कहने का मतलब क्या है, इस क्रोमेटिन के अंदर एक एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं, डीएनए। और ये डीएनए क्या करता है, हेरिडिटी को मैच करता है। हेरिडिटी को मैच करता है मतलब हेरिडिटी की इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, इस हेरिडिटी के बेसिस पे जो नई रिप्रोडक्शन होता है उनके फंक्शन को बिहेवियर चलता है, उनके ग्रो का बिहेवियर चलता है। तो जस्ट एन एग्जांपल, हम इसको ह्यूमंस में अगर देखें तो ह्यूमंस में क्या होता है बेसिकली कि कुछ डीएनए मेल से ट्रांसफर होते हैं और कुछ डीएनए फीमेल से ट्रांसफर होते हैं। कितने होते हैं, क्या पेयरिंग होती है, इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिए कुछ डीएनए मेल से ट्रांसफर होंगे एक पेयर की फॉर्म में, और कुछ डीएनए एक पेयर की फॉर्म में फीमेल से ट्रांसफर होंगे, और वो डीएनए क्या करते हैं, कंबाइंड करके एक नया डीएनए बनाते हैं, जिससे क्या होता है, बर्थ, न्यू नया बर्थ होता है। अब वो बॉय होगा या गर्ल होगा तो ये डिपेंड करता है कि कितने डीएनए कंबाइंड हुए हैं। अगर उसमें उन डीएनएज में अगर एक फीमेल का, मतलब जैसे कि हस्बैंड वाइफ है कोई, अगर वाइफ के डीएनए का इम्प्लीमेंट ज़्यादा है, जस्ट एन एग्जांपल मैं देखिए आपको समझाता हूँ, एक मिनट, थोड़ा हम कुछ डिटेल में देख लेते हैं, चलिए। ठीक है, डीएनए इस तरह से होता है, आपने छोटी क्लासेस में देखा भी होगा, ये इस तरह से डीएनए होगा, इसके बीच में मल्टीपल बॉन्डिंग्स होती है, अलग अलग क्या होती है, इसको आपको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 3 ही बॉन्डिंग दिखा रहा हूँ क्योंकि इनिशियली 3 बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इस तरह से बनी होती है इसके बीच बीच में। ठीक है, सब जगह इसी तरह से नीचे होगी। ठीक है, तो ये मैं जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ये मेल का डीएनए है। ठीक है, सिमिलरली मैं एक फीमेल का डीएनए भी बनाता हूँ यहाँ पर। जस्ट लाइक ये फीमेल का डीएनए। ठीक है, इसमें भी सेम 3 कलर के इस तरह से कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो आपको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आप, अब क्या होता है, ये डीएनए इस तरह से यहाँ से ब्रेक डाउन होता है बीच में से, ये डीएनए भी ब्रेक डाउन होता है बीच में से। अब इस डीएनए का ये वाला पोर्शन देख पा रहे हैं आप, इस लेफ्ट साइड वाला, और इस डीएनए का ये वाला पोर्शन, ठीक है, इस तरफ वाला, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको इस तरफ वाला, ये पोर्शन, जब ये दोनों कंबाइंड होंगे ना तो एक नया डीएनए बनता है। ठीक है, एक नया डीएनए, देखिए मैं वो बना के दिखाता हूँ अब नया डीएनए कैसे बनेगा। ठीक है, अब देखिए ब्लू कलर का मैंने आपको डीएनए दिखाया अभी, तो देखिए ब्लू कलर का डीएनए हमारा मेल का था, ये देखिए आप, और ग्रीन कलर का डीएनए हमारे पास फीमेल का था। तो देखिए इस तरह से ये नया डीएनए बनता है। ठीक है, अब ये नया डीएनए बन चुका है आपका, दोनों का मिक्स होके। अब इस डीएनए में से जिसका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा होता है, जैसे एग्जांपल अगर फीमेल के इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह क्या होता है ये आपको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप ज़्यादा ये ध्यान रखिए बस इम्पैक्ट ज़्यादा किसका होगा। ठीक है, जिसका डीएनए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या ज़्यादा इम्पैक्टफुल अपना नेचर शो करेगा, ठीक है, तो वो है। हालांकि 10th में आपके पूरा आएगा ये क्रॉस ब्रीडिंग किस तरह से होता है। तो देखिए तो अगर फीमेल का इंटीमेशन ज़्यादा होगा तो जो बॉर्न होगा वो क्या होगा, फीमेल भी। ठीक है, अ गर्ल, एक गर्ल, गर्ल क्या होगी आपकी, बॉर्न होगी। ठीक है, और अगर मेल का इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, डीएनए का, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा, मेल या फीमेल इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ये अपने आप होता है। ठीक है, और अगर मेल का इम्प्लीमेंटेशन डीएनए का ज़्यादा होगा तो जो बर्थ होगा वो किसका होगा, बॉय का। ठीक है, तो होप थोड़ा डीएनए क्लियर हुआ हो, क्या हो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा हो, ये जनरल आइडिया दिया है मैंने आप लोगों को, इतना डिटेल में आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब क्या था आपके, कि बेसिकली क्रोमेटिन क्या होता है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, और ये डीएनए क्या करते हैं, हेरिडिटी को दिखाते हैं, हेरिडिटी को भी। अब नया जो डीएनए बना है तो उस डीएनए के अंदर किसकी प्रॉपर्टीज हैं, आपके मदर की और आपके फादर की। तो देखिए आप, आपके मदर और फादर के, अब जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखो डीएनए क्या होता है, हर चीज़ का होता है। जस्ट एग्जाम्पल आपकी हाइट का डीएनए,
ठीक है। आपके फादर की हाइट अच्छी खासी है, लेकिन आपकी मदर की हाइट थोड़ी कम है। तो अब अगर आपकी हाइट मदर के बराबर है तो इसका मतलब यह है कि जो हाइट का डीएनए है ना, वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा मदर का करा है। समझ रहे हैं आप? ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा आपके मदर का। लेकिन अगर आपकी हाइट आपके फादर के बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर जो डीएनए आया है वो आपके फादर की हाइट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है। ठीक है, अब आप चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, ठीक है, दोनों के ऊपर डिपेंड कर सकता है, क्योंकि वो बॉय और गर्ल तो केवल केवल सेक्स जो डीएनए होता है, जो आपके सेक्स को इंटरमीट करता है, उस डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बॉय और गर्ल का होना। तो बाकी जितने डीएनए वो सब ये होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आई कलर, आप देखेंगे कुछ कुछ जो भी बॉय होते हैं या गर्ल होता है जो भी बेबी, तो अगर आप उसके देखेंगे तो किसी का मैच आई का कलर क्या होता है अपने फादर से मिलता है, किसी का अपनी मदर से मिलता है। तो वो डिपेंड करता है कि उस आई का जो डीएनए बना है, उस आई का जो डीएनए उस बच्चे में ट्रांसफर हुआ है, उसमें किसका डीएनए ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है, उसका आपको इम्पैक्ट दिखेगा। कई लोग बोलते हैं कि भाई आप अपनी मम्मी के जैसे दिखते हो, कई लोग बोलते हैं नहीं आप अपने पापा के जैसे दिखते हो। बिल्कुल, तो वो डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर दोनों का इन्फ्लुएंस बराबर हो ना, दोनों का इन्फ्लुएंस बराबर हो, तो आपकी हाइट क्या होगी, ना आपके फादर के बराबर होगी ना मदर के बराबर होगी, उसकी इंटरमीडिएट हाइट होगी। समझ रहे हैं आप? उसके इंटरमीडिएट, उसके बीच की हाइट होगी। तो इस तरह से तो ये डीएनए का इम्पैक्ट होता है एक्चुअली हेरिडिटी के ऊपर। हेरिडिटी का मतलब नेक्स्ट जनरेशन का आना। ठीक है, तो ये डीएनए ही है जो बेसिकली क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देते हैं सेल को फंक्शन के ग्रो एंड रिप्रोडक्शन के लिए। तो होप ये थोड़ा आउट था, लेकिन मैंने बता दिया, जनरल नॉलेज के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स में क्या होगा, बेसिकली क्या होंगे, डीएनए होंगे, जो डीएनए क्या करते हैं आपके हेरिडिटी को इन्फॉर्मेशन देते हैं सेल को कि फंक्शन ग्रो और रिप्रोडक्शन कैसे होगा, क्योंकि उसी से आपका क्या होगा, फंक्शन वर्क करेगा, ग्रो करेगा और रिप्रोडक्शन होगा। तो क्रोमेटिन समझ में आया हो? आगे देखते हैं हम। देखिए फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए आपको क्रोमेटिन में बता चुका हूँ क्या होता है, न्यूक्लियस के बारे में हम देख चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हम देख चुके हैं। तो देखिए फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, न्यूक्लियस क्या फंक्शन करता है। इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड रेगुलेट्स द सेल साइकिल। ठीक है, ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल देता हूँ। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, देखिए आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में समझ में नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बेसिकली आप ये बोल सकते हैं, दो तरह की होती है, कैटाबॉलिक होती है और एक एनाबॉलिक होती है। ठीक है, तो जैसे कि आप रेस्पिरेशन बोलिए, हम जो रेस्पिरेशन करते हैं ना, रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो इनके बाद क्या होता है, हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है, H2O बनता है, ठीक है, और ग्लूकोज वगैरह बनते हैं। तो ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो कहने का मतलब ये है, जो फूड वगैरह बन रहा है ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर, उसको कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं। हालांकि वैसे रेस्पिरेशन होता है ये, रेस्पिरेशन मेटाबॉलिक का एक पोर्शन है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब आपकी इनहेरेंट जो फंक्शन चल रहे हैं ना बॉडी के अंदर, तो वो मेटाबॉलिक फंक्शंस को कौन करता है, सेल का न्यूक्लियस। कौन करेगा, सेल का न्यूक्लियस। आपको ध्यान रखना है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कौन परफॉर्म करेगा, सेल का न्यूक्लियस एंड ऑफ द सेल, एंड रेगुलेट द सेल साइकिल, और सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। सेल साइकिल को रेगुलेट करने का मतलब ये है कि सेल के अंदर जो भी फंक्शन होंगे वो किस तरह से होंगे। ठीक है, उन सबको रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, आपका न्यूक्लियस। सेकंड क्या है, इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंटल टू स्प्लिंग्स। मैंने आपको बताया कि पेरेंटल से जो न्यू वंस होंगे उनके बीच में हेरिडिटी को ट्रांसफर करेगा कौन, न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस में कौन एलिमेंट होगा, आप ये भी पूछ सकते हैं। अब इसके आपके पास एमसीक्यू में क्वेश्चन आया, सिक्स एग्जाम्पल आपके पास एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, सेम ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या, इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, ये हेल्प करता है हेरिडिटी को ट्रांसफर करने में। ठीक है, अब आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या क्या दिया हुआ है, एक न्यूक्लियस दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है आप बोलिए, जैसे कि हमने जो पहले पढ़ा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन नहीं सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दीजिए, एक आप बोल दीजिए साइटोप्लाज्म, और एक और आपको दिया नन ऑफ दिस। तो आपको आंसर क्या लगेगा, न्यूक्लियस। बट आप एक और चीज ध्यान रखिए, बट अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड क्रोमेटिन और नन ऑफ दिस, तब आपको ध्यान रखना है क्रोमेटिन आंसर लगाना है। समझ रहे हैं आप क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट एक क्रोमेटिन होता है जिसके अंदर डीएनए होता है, और वो डीएनए हेरिडिटी को फंक्शन करता है। तो अगर आपको न्यूक्लियस केवल ऑप्शन दिया हुआ है और न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्ट्स नहीं दिए हुए, तो आपको आंसर टिक करना है न्यूक्लियस। लेकिन अगर आपको क्रोमेटिन आंसर दिया हुआ है एमसीक्यू में, तो आपको आंसर क्रोमेटिन पिक करना है, न्यूक्लियस नहीं करना। तब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ओनली न्यूक्लियस दिया है तो न्यूक्लियस टिक करना है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमेटिन होता है। बट अगर ऑप्शन में क्रोमेटिन दिया हुआ है तो क्रोमेटिन ही आपको आंसर टिक करना है। होप समझ में आया। हालांकि आपके सीबीएसई के लेवल पे, स्कूल्स के लेवल पे इतना नहीं आएगा ये क्वेश्चन, एनटीएससी के लेवल में पूछा जाएगा, इतना घुमा के, मतलब डीपली, कहने का मतलब इतना डीप कि आपको चेक करते हैं कि आपको डीपली नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, तो क्रोमेटिन वो फंक्शन करता है। ठीक है, तो होप ये न्यूक्लियस समझ में आया हो, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं।
बाकी हमको इतने हमारे डिटेल में नहीं है, आपको अगर फिर भी जानना है तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये न्यूक्लियर पोर्स मैंने बता दिया, क्रोमेटिन बता चुका हूँ, डीएनए होता है जो हेरिडिटी को करता है इन्फ्लुएंस, न्यूक्लियोइड्स क्या होता है, एक सेंटर के अंदर ये फंक्शन क्रिएट करता है, न्यूक्लियस का भी, न्यूक्लियस के भी क्या करता है, फंक्शन को क्रिएट करता है ये, ठीक है, न्यूक्लियोइड्स। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका ये फ्लूइड होता है येलोइश कलर का, मैंने आपको बताया क्रोमेटिन, क्रायोलाइम, ठीक है, क्रायोलाइम जो होता है आपका ये येलो कलर का फ्लूइड होता है, आपको ध्यान रखना है, येलोइश कलर का ये फ्लूइड होता है। ये बेसिकली क्या करेगा, आपके अंदर के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको फ्लोट करता है, क्या करता है, उनको अपने अंदर फ्लोट करवाता है, ताकि क्या कर सके, कोई डैमेज ना हो सके। जैसे कि इसके ऊपर कुछ सेल के ऊपर डैमेज होगा ना, तो इस फ्लूइड के अंदर ये क्या करते हैं, फ्लोट कर लेते हैं, इजीली फ्लोट कर पाते हैं, ताकि क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर पाएंगे तो इजीली इनमें डैमेज नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये हेल्प करता है। और भी बेसिकली जो भी मटेरियल्स इन एंड आउट हो रहे हैं उनके मिक्सिंग को हेल्प करता है, ठीक है, उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्लूइड होगा तो उतना ज़्यादा इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाएगी चीज़ें, ठीक है, तो ये हेल्प करता है। तो होप आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर हो। न्यूक्लियस, तो देखिए आप न्यूक्लियस भी हम कवर कर चुके हैं, जस्ट अ मिनट, ओके। ओके, तो होप आपको न्यूक्लियस समझ में आ गया हो, ठीक है। ये डायग्राम्स मैंने दिखा दिए एक बार थोड़े अच्छे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर मार्क्ड है, ये सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रहा होगा, और राइबोसोम्स वगैरह इनके बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेंगे, माइटोकॉन्ड्रियाज वगैरह के बारे में, जो हमारे जो इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म के बारे में भी मैंने डिस्कस नहीं किया, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया, तो यहाँ पर आप न्यूक्लियस भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये न्यूक्लियस आपको यहाँ गिवन है, ठीक है। कंटेन क्या हो गया होगा इसमें, डीएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए को क्रोमेटिन भी बोलते हैं, क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। कंटेन द कंट्रोल द सर्कुलर एक्टिविटीज, प्लेस सेंट्रल रोल इन द हेरिडिटी, हेरिडिटी में एक सेंट्रल रोल क्रिएट करता है कौन, न्यूक्लियस। आपको ये देखिए मार्क करके यहाँ दिखाया हुआ है अंदर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो आपने बताया था बेसिकली 3 चीज़ों से कंसिस्ट होता है, तो थर्ड पोर्शन जो है वो क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म को भी हम देख लेते हैं एक बार क्या होता है, ओके। तो देखिए साइटोप्लाज्म के बारे में फटाफट देख लेते हैं क्या होता है एक बार। तो साइटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाय द कॉलिकर इन 1862, ठीक है। आपको ध्यान रखना है साइंटिस्ट का नाम और ईयर, ठीक है। कॉलिकर ने क्या था और 1862 के अंदर क्या था, इट इज़ द साइट ऑफ बोथ बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिक पाथवेज, ठीक है। अच्छा, ये साइट होती है जहाँ पर क्या होती है, बायोसिंथेटिक, बायोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है, प्रोसेस, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है आप वाटर को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उस वाटर और ऑक्सीजन को यूज़ करना फूड को डाइजेस्ट करने में, या सेल्स के रिपेयरिंग में, या सेल्स के ग्रो में, तो वो सब क्या होता है आपका बायो सिंथेटिक, क्या होता है, बायोसिंथेटिक, ठीक है। एंड कैटाबॉलिक पाथवेज, और क्या करता है, कैटाबॉलिक पाथवेज को भी क्या करता है, फंक्शन करता है। कैटाबॉलिक पाथवेज क्या होती है, मैंने आपको जो बताया था मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, उसी के अंदर कैटाबॉलिक पाथवेज भी होते हैं, ठीक है, उसी का एक पार्ट होता है। तो उस पाथवेज को भी क्या करता है, हेल्प करता है, कौन करता है, साइटोप्लाज्म। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, साइटोप्लाज्म को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक होता है साइटोसोल और एक होता है सेल ऑर्गेनल। तो साइटोसोल क्या होता है, इट इज एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन होता है मतलब पानी मिक्स होता है इसके अंदर, एक्वस का मतलब वाटर मिक्स्ड, एक्वस soluble part contains various fibrous protein forming the cytoskeleton। आपको क्या ध्यान रखना है, साइटोसोल इसका एक पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म का एक पार्ट होता है साइटोसोल, जिसके अंदर क्या होता है, एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। एक्वस सॉल्युबल पार्ट कंटेन वेरियस फाइब्रस प्रोटीन, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फाइबरस प्रोटीन होते हैं, जो एक क्या करवाती है आपके साइटोस्केलेटन, क्या बनाएगी आपके साइटोस्केलेटन। तो देखिए एक अभी किसी ने पूछा था शायद 2-3 दिन पहले, तो बताता हूँ साइटोस्केलेटन आपके किसके प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। साइटोस्केलेटन किसमें प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि अच्छा किसका पार्ट है ये, एक तरीके से साइटोस्केलेटन पार्ट है किसका, साइटोसोल का, और प्रेजेंट किसमें होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। आगे देखिए हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल, जो सेकंड पार्ट है साइटोप्लाज्म का वो क्या है, सेल ऑर्गेनल। ये क्या होता है, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, सेल का क्या होता है, ये लिविंग पार्ट होता है, हैविंग डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या होता है, लिविंग पार्ट होता है सेल का, डेफिनेट शेप होती है इसकी, फिक्स स्ट्रक्चर होता है, और क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड करके रखता है, क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड रहता है ये, ठीक है। इसका जो फंक्शन होगा सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होगा। देखिए एक बार साइटोप्लाज्म देख लेते हैं हम, जस्ट मिनट, या यहाँ आप देखिए पहले, ये आप साइटोप्लाज्म देख रहे हैं, यहाँ पर मार्क्ड है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखिए साइटोप्लाज्म के जो अंदर पोर्शंस होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखिए 2 पोर्शन है हमारे, साइटोसॉल और सेल ऑर्गेनल, ठीक है। तो देखिए आप साइटोसॉल आपको दिख रहा होगा, ये रहा साइटोसॉल, ठीक है।
ये देखिए आप, साइटोसोल आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये रहा साइटोसोल आपका, और ये यहाँ पर है आपका साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन भी दिखाया हुआ है। हालांकि आपको डायग्राम्स में इतना ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, बस इनके फंक्शंस ध्यान रखिए ज़्यादा। तो साइटोसोल क्या होगा आपका, यहाँ पर मैंने बता दिया आपको। ठीक है, फ्लूइड लाइक केमिकल रिएक्शन अगर होती है इसके अंदर, फ्लूइड की जो केमिकल रिएक्शन होती है वो परफॉर्म होती है। और साइटोस्केलेटन क्या होता है, बेसिकली स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजर होता है, जो किसका बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन्स का। ये भी हमने यहाँ देखा है। ठीक है, आप ये देखिए यहाँ पर साइटोसोल के अंदर क्या होता है, एक्वस सॉल्युबल पार्ट कंटेन वेरियस फाइब्रस प्रोटीन फॉर्मिंग साइटोस्केलेटन। साइटोसोल क्या होता है, एक एक्वस सॉल्युबल पार्ट होता है। अगर एक्वस सॉल्युबल पार्ट है तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सॉल्युबल है। ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में तो केमिकल रिएक्शंस होगी। पार्ट कंटेन्स वेरियस फाइब्रस प्रोटीन, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, फॉर्मिंग साइटोस्केलेटन, जो आपको क्या बनाएंगे, साइटोस्केलेटन को बनाएंगे। किसको बनाएंगे, साइटोस्केलेटन को। तो बेसिक जो 3 थे वो हम देख चुके हैं। अब इसके अलावा जो एक्स्ट्रा हैं वो आपके हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, सेल का ही पोर्शन है। उसके अलावा क्या है, गोल्गी ऑपरेटर्स हैं, और क्या है आपके माइटोकॉन्ड्रिया हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी तक देखिए बेसिकली सेल मेम्ब्रेन हमने कंप्लीट कर चुके हैं, आप देख चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन हम कर चुके हैं, न्यूक्लियस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और थर्ड जो है वो बेसिकली हमने साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में इतना ज़्यादा डिटेल में ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, बस ये 2 चीज़ ध्यान रखनी है, किसने डिस्कवर करा, किस एरिया में क्या क्या फंक्शन होता है, इसमें बायोसिंथेटिक होता है और कैटाबॉलिक पाथवेज होता है। 2 पोर्शन में डिवाइड होता है, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल। साइटोसोल क्या होता है, एक एक्वस सॉल्यूशन होता है जो क्या करता है, फाइब्रस प्रोटीन फॉर्म करके साइटोस्केलेटन को बनाता है। और क्या करता है, सेल ऑर्गेनल जो होता है वो क्या होता है, सेल जो भी आपका सेल है उसका क्या है, लिविंग पोर्शन है, जिसकी एक डेफिनेट शेप होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, और वो फंक्शन परफॉर्म करता है किसके अंदर रह के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रह के क्या करता है, फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो होप साइटोप्लाज्म आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो होप यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर है, तीनों जो बेसिक थे हमारे, तीनों पॉइंट्स क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।